सो व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। 4 और 5 दिसंबर को स्टेट विजिट है और इससे पहले डिप्लोमेटिक माहौल बहुत गर्मा चुका है। आखिर क्या रीजंस है कि इंडिया और रशिया की ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, सारे विश्व की इस पे नजरें क्यों बनी हुई हैं, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मीटिंग में किस चीजों पर एग्रीमेंट्स हो सकता है, व्हाट इज द थिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू और व्हाट आर द अग्रीमेंट्स दैट कैन बी हैपनिंग, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंडिया रशिया की पार्टनरशिप या बायलैटरल रिलेशन की बात करते हो तो काफी सालों से ये एक यूनिटी और फ्रेंडशिप का जो हमारा रिश्ता रहा है वो बरकरार रहा है। 1971 में हमने एग्रीमेंट साइन किया था यूएसएसआर के साथ, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट इन द व्यू ऑफ यूएस पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी। और आज फिर से जो है घटना चक्र वहीं हमें लेकर आ गया है जहां यूएस पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी को देखते हुए रशिया एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर्स बदलते गए लेकिन एक व्यक्ति जो आता गया यहां भारत साल 2000 से वो है पुतिन, क्योंकि साल 2000 में डिसाइड किया गया था कि एनुअली दोनों कंट्रीज के जो प्रीमियर्स हैं उनके बीच में समिट हुआ करेगी, मीटिंग हुआ करेगी। और तब से लेकर अभी तक 23rd समिट अब होने वाली है। और इस समिट के बाद या इस समिट के दौरान इंडिया एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। उस सिचुएशन के लिए मैं आपके लिए एक शब्द लेके आया हूं। इस शब्द को कहते हैं क्वैगमायर। क्वैगमायर एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है एक डिफिकल्ट, प्रिकैरियस और एंट्रैपिंग पोजीशन। बेसिकली अभी इस वक्त अगर हम भारत की पोजीशन को देखते हैं तो दोनों तरफ हमारे होस्टाइल नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान को काफी हद तक यूएस की तरफ से भी कोट किया जा रहा है एज अ काउंटर टू चाइना एंड ऑल्सो एज अ पोटेंशियल बायर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ऑल्दो पाकिस्तान के पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए यूएस हमेशा से ही इंटरेस्टेड रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ऐसा और भी ज्यादा देखा जा रहा है। खैर, विजिट से पहले यूरोप के कुछ नेताओं और यूरोप के कुछ एम्बेसडर्स जो भारत के अंदर पोजीशनड हैं, उनका एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है और भारत ने इस पे बहुत ही ज्यादा ऑपोजिशन जताया है या दे आर नॉट लाइकिंग इट। व्हाई? बिकॉज ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के जो एम्बेसडर्स हैं भारत में पोस्टेड हैं, उन लोगों ने एक आर्टिकल में रशिया के यूक्रेन युद्ध की बहुत क्रिटिसिज्म की है, रशिया को सोली रिस्पॉन्सिबल ठहराया है इस वॉर के लिए, और साथ ही साथ पीस एग्रीमेंट्स होने के बावजूद, उसके ऊपर टॉक्स होने के बावजूद, देयर इज नो एग्रीमेंट बट टॉक्स चल रही है और रशिया फिर भी यूक्रेन के शहरों में बॉम्बिंग कर रहा है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और इंडियन तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल इसका रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका रिप्लाई जल्द आ सकता है। और यूरोपियन जो एम्बेसडर्स, इफ दे आर ट्राइंग टू नज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, देन इट कैन बी सीन एज इंटरफेरेंस इन आर बायलैटरल रिलेशन विद अ थर्ड कंट्री, जो कि डिप्लोमेसी में एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है ओवरटली। क्या यूरोप के देश इस बात से परेशान है कि पीस नेगोशिएशंस के अंदर यूएसए एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है और यूरोप को इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइजर स्टीव विटकॉफ को भेजा हुआ है मॉस्को टू डिस्कस द एग्रीमेंट एंड पीस डील नेगोशिएशंस कंडक्ट करने के लिए। हो सकता है यूरोप की तरफ से ये अपना फोमो का मोमेंट हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम मिस आउट ना कर जाएं एक पीस एग्रीमेंट के अंदर। इस पर्टिकुलर इवेंट से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि रशिया ने फरवरी 2025 के अंदर एक एग्रीमेंट भारत के साथ साइन किया था विच वाज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स एंड मिलिट्री ऑपरेशंस। ये रिलॉस एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में ऑलरेडी साइन हो चुका है फरवरी में, लेकिन रशिया की जो पार्लियामेंट है उसने इसे रेटिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि ये अनवील हो जाएगा एग्रीमेंट ऑन दिस विजिट, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अब इस एग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस इस बात में है कि भारत और रशिया पहले से मिलिट्री और डिफेंस के अंदर बहुत ही पुराने पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद से हम मिलिट्री फॉर्मेशंस, वॉरशिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट
एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस पे भी लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस एग्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं रशिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वेसल और पर्सनल भारत के बेस इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकता है, एंड वाइसे वर्सा, भारत भी रशिया के बेसिस को इस्तेमाल कर सकता है। और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशंस, अगर जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं कहीं पे, तो उसमें भी आपस में अब एग्रीमेंट साइन हो गया है। ऑल्दो दे आर नॉट कमिटिंग टू एनी जॉइंट ऑपरेशंस, बट एक ओपनिंग रखी गई है। आप समझ रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है एज फार एज इंडिया एंड रशिया इज कंसर्न्ड, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। नाउ दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज ऑलरेडी बीन साइन, बट विजिट से पहले इसको फाइनलाइज कर दिया गया, रशिया की पार्लियामेंट में रेटिफाई कर दिया गया। भारत और रूस के बीच में डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हम करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रशिया का जो क्रेमलिन है, यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी है कि वी आर ऑल्सो विलिंग फॉर इंडिया टू बाय मोर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम अस। अब इंडिया और रशिया के रिलेशन में जो डिफेंस इंपोर्ट्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो रशिया का जो शेयर है इंडिया की डिफेंस आर्सेनल में, उसमें आप नेवी का, नेवल वेपन 73%, जितनी भारत के मिसाइल्स हैं भारत के पास 69% रशिया से हैं, आर्मर्ड व्हीकल 67% है। बहुत बड़ा शेयर जो है वो रशियन डिफेंस इंपोर्ट्स का है। लेकिन आज मैं और भी चीजों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में इंडिया रशिया के रिलेशंस को आगे डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर देयर। डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में दो चीजों को फाइनलाइज करने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो है, बेसिकली जो हमारा सिस्टम हमने रशिया से खरीदा थे 5 यूनिट्स, अब 5 और एडिशनल यूनिट्स को खरीदने की बात हो सकती है, डील हो सकती है। इस डिफेंस यूनिट को आपको याद होगा मई 2025 के अंदर पाकिस्तान के अटैक को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनफैक्ट इसने जो है 300 किलोमीटर के आसपास या 250 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट किया था, जो कि इसका ऑपरेशनली सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है अभी तक का। इसके अलावा S-400 के अपग्रेडेड वर्जन यानी S-500 के बारे में भी बात हो सकती है, क्योंकि S-500 में आप 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, रोक सकते हो, इंटरसेप्ट कर सकते हो, और ऑल्टीट्यूड भी हाई है 200 किलोमीटर, यानी कि सरफेस लेवल से 200 किलोमीटर ऊपर तक के भी आप अटैक्स को रोक सकते हो। क्या इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट या इसके ऊपर कोई डिटेल आएगी? इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में आपने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, उसके अंदर भी और डेवलपमेंट्स की जा रही है। बट एक चीज है जिसको लेकर इंडिया इज नॉट रियली वेरी इंटरेस्टेड, बट रशिया इज इंटरेस्टेड, इज सेलिंग दिस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे रूस जो है भारत को बेचना चाहता है। इसका नाम है सुखोई Su-57। तो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सेल करना चाहता है, ऐसा डिफेंस के मिनिस्टर, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला है और वहां के स्पोक्स पर्सन ने भी बोला है। और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, इंडिया ऑलरेडी अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने के काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह प्रोजेक्ट अगर फास्टेस्ट ऑफ फास्ट तरीके से भी इंडिजीनियस यानी कि भारत के अंदर डेवलप होता है तो इसमें तकरीबन 15 साल लग सकते हैं। 10-12 साल का टाइमलाइन दिया गया है 2035 से लेकर समवेयर बिटवीन 2038। तो ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं, बेसिकली इसमें फर्क क्या होता है, इसमें मेन चीज होती है कि इनमें स्टेल्थ ऑपरेशंस बहुत एडवांस्ड होते हैं। स्टेल्थ मतलब कि दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज वेरी इजीली। इनकी एरोडायनेमिक शेप इस प्रकार की होती है ना, जैसा आपने देखा होगा यूएस का B-2 बॉम्बर जिसने बॉम्बिंग किया था वहां जाके अभी रिसेंटली ईरान के अंदर, वैसा तो नहीं है क्योंकि उससे कम एडवांस्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो इस तरीके की है जिससे ये फास्टर मैन्यूवर होता है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरी बात कि ये स्टेल्थ ऑपरेशन ज्यादा बेहतर तरीके से निभा सकता है। अभी भारत के पास प्रेजेंटली 5th जनरेशन कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है।
और इंडिया ने अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश स्टार्ट की है, लेकिन उसमें अभी वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। ऑल्सो दैट इज वन रीजन दैट रशिया इज ट्राइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ये Su-35 हमें बेचना चाहता है। और तो और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि चाइना की तरफ से 40 J-35 जेट्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। चाइना की तरफ से 40 J-35 जेट्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। ये J-20 का कुछ अपग्रेडेड वर्जन है ना, J-20 का कुछ अपग्रेडेड वर्जन है जो ऑलरेडी एक 5th जेन एयरक्राफ्ट है ना। हालांकि उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी ही इससे ज्यादा होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी डील्स कर रहा है तो क्या हम 10-12 साल तक वेट करेंगे, या हम रशिया के साथ ऐसा डील कर सकते हैं जैसे हमने राफेल एयरक्राफ्ट्स के लिए किया था फ्रांस के साथ, ये सवाल है। लेकिन क्यों नहीं इंडिया साइन कर रहा है डील? व्हाई इज इंडिया नॉट विलिंग? बिकॉज इंडिया ने रशिया के साथ ट्राई किया था जॉइंट तरीके से एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का, और इस पर्टिकुलर तरीके से दे हैड ट्राइड इट अर्लियर। तो इंडिया ने 2007 में एक फाइटर प्रोजेक्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और लेकिन 2018 में उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया था। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के अपने रीजंस थे, बिल्कुल लॉजिकल और वैलिड रीजंस थे कि वो रशिया के साथ इस प्रोग्राम में क्यों नहीं शामिल होना चाहते, जिसमें वन ऑफ द रीजंस वाज कि रशिया की तरफ से जो स्पेसिफिकेशंस बताए थे एयरक्राफ्ट में, वो स्पेसिफिकेशन नहीं देखे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो एयरक्राफ्ट बनने वाले थे उसमें रशिया वाज हेजिटेंट टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर इंजन अपग्रेडेशन। तो क्या होता है कि अगर आपने इंजन मॉडिफाई करना है ना, एयरक्राफ्ट ले लिया, इंजन मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया प्रोवाइड नहीं कर रहा था। वो कह रहा था थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए, उसके बाद हम इसको कस्टमाइजेबल या मॉडिफाइबल बनाएंगे। लेकिन अब रिसेंटली रशिया ने यह प्रपोज किया है, वी वांट टू डेवलप दिस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट विद इन इंडिया, पार्टनरशिप में डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। तो रशिया अगर अपने जो क्लेम्स है उस पर कायम रहता है, और अगर हमें फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वॉर जैसी सिनेरियो देखने को मिलती है, तो हो सकता है ये डील गो थ्रू हो जाए। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस को भी देखोगे, स्क्वाड्रंस इज द ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट विच इज गोइंग टू फाइट। तो सैंक्शनड वैसे होता है कि आइडियली यू शुड हैव 42 स्क्वाड्रंस फॉर अ पर्टिकुलर वॉर, पर यहां पे इंडिया के पास अभी 31 है, 28 है, इसके आसपास रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, और इसे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 42 करने में अभी काफी समय लगेगा। क्या इंडिया इसमें और परचेज्ड एयरक्राफ्ट्स को इंक्लूड करेगा? यह देखने वाली बात होगी, क्या इंडिया इस डील में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात हमने यह समझनी है कि इंडिया एक जियोपॉलिटिकल क्वैगमायर में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स करता था, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे सैंक्शंस लगाए थे जुलाई अगस्त के महीने में, और ये जो पेनल्टी वाले सैंक्शंस हैं, 50% सैंक्शंस हैं, इसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्ट्स को नुकसान हुआ है, और रशिया इसके बारे में बात करने के लिए भी तैयार रहेगा इंडिया के साथ कि कैसे डील करना है इस पर्टिकुलर सैंक्शंस को। ऑल्सो इंडिया का एक मेजर कंसर्न है रशिया के साथ बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और उस कंट्री से इंपोर्ट करती है, तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। इफ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग लेस एंड इंपोर्टिंग मोर, तो उसका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। और आप यही चीज देखो, $65 बिलियन का ट्रेड है भारत और रूस के बीच में, जो वैल्यू है ट्रेड की वो है $65 बिलियन, जिसमें से $61 बिलियन के आसपास रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 4 या 5 बिलियन डॉलर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज अ ग्रेव मिसमैच। हमारे पास 5 ही बिलियन डॉलर वर्थ चीजें आ रही हैं, है ना, मनी आ रहा है, जबकि हम वहां पे खर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और मैक्सिमम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के अंदर खर्चा हो रहा था। रिसेंटली अल जजीरा न्यूज़पेपर ने कुछ एनालिसिस निकाला, ऑल्दो आई डोंट रियली ट्रस्ट अल जजीरा टू बी वेरी एक्यूरेट, बट हां, रफली आइडिया तो लग सकता है ना, एग्जैक्ट ना लगे। तो इंडिया जो अपना एक्सपोर्ट्स करता है, लगभग अगर 2023 का डेटा देखा जाए, तो एक्सपोर्ट्स में रशिया आपको कहीं नहीं दिखेगा। एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यू सी यूनाइटेड स्टेट्स, यू सी यूएई, यू सी चाइना, है ना, पर आपको रशिया नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेम। लेकिन अगर आप यही लॉजिक इंपोर्ट्स में देखोगे, तो एक्सपोर्ट्स $4 बिलियन, इंपोर्ट $66 बिलियन, मतलब $70 बिलियन के ट्रेड में हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है।
एंड दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न विच इज प्रोबेबली गोइंग टू बी डिस्कस्ड। भारत से रूस की तरफ एक्सपोर्ट होने वाली बहुत कम चीजें हैं, जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, मेटल्स या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। अब इनके ऊपर कोई एग्रीमेंट साइन होता है, देखने वाली बात होगी, चर्चा ये होगी। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप गोज बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप में स्ट्रेटेजिक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रशिया भारत की मदद कर सकता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने में। अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी कि हम अपना एक मिशन मोड पे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो कि 300 मेगावाट तक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें ज्यादा आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, लोगों को डिस्प्लेस भी नहीं करना पड़ेगा, हैजार्ड्स का रिस्क भी रिलेटिवली कम होगा। ऐसे रिएक्टर डेवलप करना चाहते हैं और ऐसे रिएक्टर डेवलप करने के लिए रशिया हमें मदद कर सकता है। चाइना के पास ऑलरेडी है, रशिया इसे बिल्ड कर रहा है और भारत की मदद कर सकता है। इसके अलावा एक और एलिमेंट जो पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के रिलेशंस में देखा गया है वो है लेबर मोबिलिटी का। अब रशिया की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, पॉपुलेशन तो सर रशिया की हो रही है डिक्लाइन, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, स्पेशली वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो इट इज सीइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जिसके मुकाबले भारत के पास बहुत सारी ऐसी वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो दूसरे देशों में जाके काम कर सकती है। दिसंबर के महीने में, मतलब पिछले दिसंबर में, जब मीटिंग हुई थी बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रशिया, तब यह डिसाइड किया गया था कि हम एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट भी करेंगे, जिससे भारत में से एक मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रशिया के अंदर जाके काम करेंगे। अब यह एग्रीमेंट जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें भारतीय लोग रशिया काम करने गए, लेकिन उनको जबरदस्ती रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एंगेज करवा दिया गया। वो बेचारे वहां पे जाके फंस गए, वॉर जोन, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाके फंस गए। तो अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा तो ऐसे लोगों को ट्रेस करना ज्यादा बेहतर, ज्यादा आसान हो पाएगा, इट विल बी बेटर। एंड इलीगल एजेंट्स भी जो हैं वो भी इतनी इजीली काम नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा। कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी इंडस्ट्री में, रशिया की इन सभी इंडस्ट्री में इंडियन वर्कर्स, इंडियन स्किल्ड एज वेल एज सेमी स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता हो सकती है। तो एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पे भी नजर बनाइए रखिएगा। और आखिर में रशिया टीवी या रशिया टुडे, बेसिकली रशिया टुडे नाम का जो चैनल है उसका दफ्तर भी नोएडा में खुलने वाला है और कहा जा रहा है कि इसको भी लॉन्च किया जाएगा आफ्टर दिस समिट happens. So there are so many things to look forward to as far as Putin's visit is concerned, and we really hope India manages this quagmire, है ना, and defense, energy, trade deficits as well as लेबर मोबिलिटी, इन सभी चीजों के ऊपर आपस में एग्रीमेंट किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है समिट में। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा हमारा प्रीलिम्स 1 लाइव क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका सेकंड बैच साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के लिए जनरली लोग सोर्सेज ढूंढते रहते हैं, पर एक सोर्स धर्मेंद्र सर आपको यहां पे पढ़ाएंगे। एंड ऑल द सब्जेक्ट्स क्रैश कोर्सेज अवेलेबल, यू कैन लुक फॉर दैट एज वेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया और रशिया की जो ये मीटिंग है इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। धन्यवाद।